अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे गिले, बहुत सारी बातों को लेकर एक ख़ास आप लोगों से गुफ्तगू करने वाला हूं। इसमें ख़बर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके साथ मेरी बातचीत है। आपके तमाम जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सवाल फैल रहे हैं उनके जवाबात हैं, और फिर सवालात करूंगा जिनको आप दोबारा मुझसे कर सकेंगे। मैं इसमें अगले प्रोग्राम में इन सवालों के जो इसमें करने जाऊंगा या आप पूछेंगे उनके जवाबात देने की कोशिश करूंगा। तो पहले एक शेर आपको सुनाता हूँ। मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। दरअसल मैं आज बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। आप लोग बड़े मेरे ख्याल से इस वक्त तमाम, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मुसलमानों की आपसी गुफ्तगू हो, चाहे फिर वो कांग्रेसियों की गुफ्तगू हो, समाजवादियों की हो, बीएसपी हो या भारतीय जनता पार्टी, सभी को लेकर एक कौतूहल का कारण बने हुए हैं मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। एक बड़ी आसान जुमला है जिसको कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। आप लोगों को मैं कुछ बताने की और समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग काउंटर सवाल मुझे सोशल मीडिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे कर सकते हैं। मैं आपके जवाबात की कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं और आपको मुतमईन कर सकूं। हालांकि इस मुतमईन करने के पीछे मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। सीधी बात है, ये तुम्हारे लिए जवाबात तलाश कर रहा हूँ। इसमें मेरा हित ढूंढने की कोशिश मत करना, चूँकि वो आपकी आदत है। एक चीज़ समझिएगा, जो कहा जाता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अजीब अहमकाना बकवास है, अजीब अहमकाना बकवास है। आप लोगों को मैं 50 बार एक बात कह चुका हूँ कि यही कांग्रेस 70 सालों से इस देश पर हुकूमत करती आई थी। भारत में मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में शमूलियत 32 या 30% थी, जो घटकर 1% पर आ गई है। ये 1% में आप कश्मीर, तेलंगाना, साउथ के राज्यों को भी जोड़ते हैं। अगर मैं इसको नॉर्थ भारत में देखता हूँ तो 1000 में से एक भी सरकारी नौकरी पे मुसलमान नहीं है। ये सरकारी नौकरियाँ दूसरे राज्यों में हैं, जिनको जोड़कर आप 1% जोड़ते हैं। याद रखिएगा ये बात, ये मत भूल जाइएगा कि इसमें कश्मीर की सर्विस भी जोड़ी जाती है। इसमें दूसरे जो एजुकेटेड मुस्लिम स्टेट्स हैं वहाँ काफ़ी तादाद में मुस्लिम्स, 4-5% तक भी मुस्लिम्स हैं। उनकी तादाद को जो है केरला और इधर को जोड़ के आप देखते हैं तो आपकी 1% आती है। यानी कि अगर मैं नॉर्थ इंडिया, जो सबसे ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहने की, उनकी हालत ये है कि 1000 के नीचे जो है आप आ जाते हैं। 1000 में से एक भी सरकारी नौकरी में आप में से मौजूद नहीं है। अब आपके मुंह में लफ्ज डाले जाते हैं बड़ी आसानी से, कह दिया जाए कि आप चुनाव मत लड़िएगा, चूंकि यहाँ समाजवादी चुनाव लड़ेगी, यहाँ पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी, यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, आप उनको जीतने दीजिएगा, आप जो है आप इलेक्शन मत लड़िएगा। इससे होता क्या है दोस्तों, कांग्रेस ने मुस्लिम चेहरों का बहुत ही खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया है। वो क्या किया है ये समझा रहा हूँ आपको। मुसलमानों को आपको मंत्री बनाया जाता है, कैबिनेट में लिया जाता है, फिर आपको इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है? आपको लगता है कि आपको नौकरी देने के लिए आपको मंत्री बनाया गया, आपको रिजर्वेशन देने के लिए आपको मंत्री बनाया गया, आपके कारोबार में बैंकर्स आपके घर आके लोन देंगे और आपको आपके कारोबार में सहयोग करेंगे, इसलिए आपको जो है आपके लोगों को मंत्री बनाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात कि चाहे किसी भी पार्टी में मुसलमान यहाँ पर 50 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा एमएलए भी रहे हैं, उसके बाद भी चूंकि पार्टी का जो नेतृत्व करते हैं, जो कमांड करते हैं, उनकी मर्जी के बगैर अगर आप बहुमत के करीब, यानी कि अगर 300 एमएलए किसी एक पार्टी की जीत कर यूपी में सरकार बन जाती है और उसमें से 250 मुसलमान हो, तो भी वो उस पार्टी के एजेंडा के खिलाफ जाकर न एक शब्द बोल सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। ये हैसियत है। ये हैसियत समझिए कि आप जिता लेंगे तो कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आपका एक एमएलए या एमपी आपके जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में बन जाता है तो सिवाय पुलिस थाने में जाकर आपकी भैंस चोरी और ये तमाम चीज़ों की छोटे मोटी झगड़ों को निपटाने के अलावा आपके लिए वो कोई नीति न बना सकता, न
कोई उस पर अमल कर सकता। आपकी ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा, इस सब को निकालने की सख्त आवश्यकता है। आज अगर आप इस हाल में खड़े हैं तो इस तक पहुंचाने का काम, यहाँ तक डिलीवर करने का काम कांग्रेस ने भी किया है, समाजवादी ने भी हुकूमत की है, बीएसपी ने भी हुकूमत की है। आपको कितनी इसमें सहूलियतें मिली है ज़रा गौर करिएगा। उसके अलावा तमाम स्टेट में ये जिम्मेदारी अब मुसलमान की रह गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराए, बाकी तो किसी की रही नहीं है। जहाँ अगर यहाँ आजम खान जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल में होते हैं, उनका पूरा ख़ानदान जो है जेल में ठूंस दिया जाता है, उसके बाद समाजवादी, बीएसपी, उनके समर्थक कहाँ आपको नज़र आते हैं? कहीं भी नज़र नहीं आते। क्या कर लिया आपने? कानूनी प्रक्रिया तो एक आम आदमी भी होगा, उसके भी वकील जाके लड़ेंगे तो उसी तरीके से लड़ेगी। यहाँ जन समर्थन, लीडरशिप या जनता की ताकत का कोई मुजाहरा किसी तरीके का नज़र आया? किसी पार्टी का इन्फ्लुएंस नज़र आया? कहीं नहीं है। ये हकीकत है कि कानून पे तो एक मामूली इंसान भी होगा और दो वकील उसको भी जाकर बचाने के लिए जाएंगे तो सेम प्रक्रिया से उनको भी गुजरना पड़ेगा, जिस प्रक्रिया से यहाँ कितने ही बार मंत्री और मुख्यमंत्री की हैसियत रहने वाले आजम खान का जो हाल हुआ है वो आपके सामने मौजूद है। याद रखिएगा ये बात। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मुसलमानों का इस्तेमाल कैसे किया है पूर्व की सरकारों ने, और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। कैसे कर रही है? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी को इसलिए बना दिया जाता है मंत्री के वो जो है इनके पास एक मुस्लिम चेहरा रहे, या फिर वो जो है इसलिए बना दिया जाता है, बिहार के एक और हैं, वो शायद मंत्री नहीं है फिलहाल पे, वो एक चेहरा मुसलमानों का वो भी रखते हैं, शाहनवाज हुसैन, जो कश्मीर में अभी इस्तेमाल किया गया चेहरा। ये आपको लगता है कश्मीर में तो खैर इत्तेफाक था कि इस्तेमाल कर लिया गया। दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए कांग्रेस जिस तरह मुस्लिम चेहरों का इस्तेमाल करती थी उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और ये क्यों कर रही है ये समझिएगा। देखिए एक बात समझिए, ये सच है कि मुसलमान ऐसे बहुत से मुस्लिम देश हैं जिससे बहुत बड़ी तादाद में भारत में मुसलमान ज़्यादा हैं, मगर इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? आपके मंत्री बनाया जाता है, आपको चेहरे के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाता है? जब विदेशों में आपका नाम लिया जाता है, विदेशों में आपकी लिस्ट जाती है, विदेशों में सारी खबरों का आदान प्रदान होता है, आपके चेहरे को और जो हमारी डिप्लोमेट लॉबी होती है उसमें भी इन चेहरों का इस्तेमाल किया जाता है बातचीत में जब ज़रूरत पड़ती है। तो अपने संबंध को ये बताने के लिए कि हम लोग जो है एक मुस्लिम फ्रेंडली देश हैं और यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं और हम लोग जो है बहुत दूर नहीं है मुसलमानों की। उसकी वजह क्या है? ये क्यों करना पड़ता है? हिंदुस्तान को क्यों करना पड़ता है? बड़ी सीधी सी बात है कि यहाँ एक इकलौता देश जो है वो हिंदुस्तान है जो हमारे, जिसमें ये मान सकते हैं आज की तारीख में, पहले तो ये सेकुलर देश था मगर हिंदू देश आप इसको मान सकते हैं। तो इस छवि से बचने के लिए कि सिर्फ एक ऐसी जो धर्म है जो सिर्फ यही हिंदुस्तान में पाया जाता है और बाकी दुनिया में अगर यहाँ से बाहर निकलते हैं, कारोबार करते हैं, कुछ भी करते हैं, बिना अकेले अपने देश के ऊपर तो कोई देश जी नहीं सकता। दुनिया के देशों की उसको ज़रूरत पड़ती है, चाहे जब यहाँ से बाहर पैर निकालते हो या तो बौद्धिस्ट होते हैं या तो फिर मुस्लिम होते हैं या तो फिर ईसाई होते हैं। हिंदू देश तो कोई है नहीं। तो इसलिए मुसलमानों का कम से कम जो है इस्तेमाल किया जाता था और एंग्लो इंडियन के तौर पर क्रिश्चियन चेहरों का इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ मेरे ख्याल से बौद्धिस्टों से इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है चूँकि हम बुद्धा जो है वो भारत में ही पैदा हुए। अलबत्ता उनके आज 18 मुल्क इस दुनिया में मौजूद हैं। भारत के अलावा हिंदू मुल्क एक भी नहीं है, ये समझ लीजिएगा। जो भारत में बुद्धा पैदा हुए थे उनके 18 मुल्क आज मौजूद हैं बौद्धिस्टों के। कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, श्रीलंका, बहुत सारे मुल्क हैं उनके जो बौद्धिस्टों के हैं। वो आपस में एक उनकी आदान प्रदान है, उनके रिश्ते हैं, सारे काम चल रहे हैं दुनिया भर में। भारत को किसी न किसी, जब वो जाता है कि अगर वो ये कहे कि मैं सिर्फ कट्टर हिंदू हूँ और वो दुनिया में निकलेगा तो एक तरफ बौद्ध खड़े होंगे, दूसरी तरफ जो है वो क्रिश्चियन खड़े होंगे, तीसरी तरफ मुस्लिम खड़े होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी सरहदों के अंदर रहना पड़ेगा या फिर आप उस तरह के रिलेशन कायम नहीं कर सकते जहाँ पर आप भरोसा जीत सकें। ऐसे के लिए आपको क्रिश्चियन और मुस्लिम चेहरों की ज़रूरत पड़ती है जिसे आप मंत्री बनाते हैं और मंत्री बनाकर यहाँ के जो अनपढ़ मुसलमान हैं वो खुश हो जाते हैं कि लो हमारे मंत्री बना दिए गए हैं, जबकि उनके मंत्रियों की मौजूदगी में यहाँ बहुत बड़े बड़े मुस्लिम मंत्री रहे, उनकी तादाद घटती चली गई, मशीनरी से बाहर चले गए, कारोबार से बाहर चले गए, ज़मीनें बिकती चली गई। आज उस हालत में पहुँच गए हैं जहाँ वो ज़ीरो से अपनी ज़िंदगी को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। अगरचे मायावती जी या अखिलेश यादव की बात मैं दोनों की कर लेता हूं, तो अगर मैं ये बात यादवों की करूं तो 8-8.5% यादव उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 20% मुसलमान हैं।
वो 20% वोट देकर जीतेंगे और आप बात मानेंगे उनकी जो 8.5% है। यानी कि आपको वोट देना ही पड़ेगा। आपका वोट सिर्फ सेकुलरिज्म बचाने के लिए है, भारतीय जनता पार्टी से बचाने के लिए है, आरएसएस के भय में आपको बचाने के लिए। अरे ये सिर्फ यूपी में ही क्यों बचा रहे हो भाई? राजस्थान में के मुसलमान नहीं रहते? मध्य प्रदेश में के मुसलमान नहीं रहते? वहां भारतीय जनता पार्टी जीत के अपनी सरकार बना चुकी है। एक जगह पे कांग्रेस है, कभी सरकार कांग्रेस बनाती है तो कभी बीजेपी बनाती है। बीजेपी बनाने से वहां एमआईएम ने चुनाव नहीं लड़े हैं। क्या वहां मुसलमान की हालत होती? क्या मध्य प्रदेश में आज क्या हो रहा है तुम देख नहीं रहे हो? यहाँ क्या असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं? मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ ये देख रहे हो? राजस्थान में क्या नहीं होता जहां कांग्रेस की हुकूमत है, क्या वो नहीं देख रहे हो? ये कड़वी सच्चाई है। अब इस डर में कि भारतीय जनता पार्टी ना आ जाए इसलिए तुम मायावती को जिताओ, इसलिए तुम अखिलेश यादव को जिताओ, इसलिए कांग्रेस को जिताओ। ये अहमकाना और बेवकूफी भरी बातें हैं। एक बात याद रखिएगा, हक अपना लेने के लिए आपको करना क्या होता है, कैसे करना होता है। अगर मैं किसी पार्टी को, आप वोट दें ना दें, आप किसी को पसंद करें ना करें, मगर एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा जो मैं पहले से कहता आया था, वो ये है जनाब कि अगरचे यहाँ पर आप असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं बंगाल के अंदर के आइए हमारे साथ अलाई कर लीजिए, हमारे साथ, हम भी तो एक पार्टी हैं, मगर उसे अलाई करने के लिए ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुफ्त में 40% 35% वोट जब किसी की झोली में जाता है तो वो किसी को साझेदार क्यों करें? क्योंकि इनके पास कोई रास्ता छोड़ना नहीं है, असदुद्दीन को बदनाम कर देना है। यानी कि आपको पार्टी के तौर पर लोकतंत्र में हिस्सेदारी नहीं देने का काम जो लोग कर रहे हैं उन्हें आप अपना हिमाती समझ रहे हैं। दरअसल ये तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हें ये कहते हैं कि तुम अपनी पार्टी के तौर पे लोकतंत्र में हिस्सेदारी मत करिए वरना तो बीजेपी तुम्हें मार डालेगी, मोदी तुम्हें मार डालेगा, योगी तुम्हें मार डालेगा। बकवास करते हैं ये लोग, बकवास कर रहे हैं ये लोग, और जो इनके समर्थन कर रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं पूरी तरीके से। क्योंकि लोकतंत्र में आज तुम हिस्सेदारी नहीं लोगे तो उसका नतीजा यह होगा कि तुम्हारी जो हालत आज की गई है वो होती चली जाएगी। क्योंकि तुम्हारे पास इस वक्त, माफ करना, कांग्रेस ने कभी तुम्हारा संगठन बनने दिया, कभी सीमी के नाम पर टांग दिया तो कभी किसी और के नाम पे टांग दिया और आतंकवादी बताकर टांग दिया। आतंकवाद की हकीकत में तुम लोगों को बता चुका हूं क्या है। यहां यह बात बहुत समझने की है दोस्तों कि अगरचे आप ये बात पे आते हैं कि लोकतांत्रिक हिस्सेदारी को खत्म करने के लिए तुम्हारी दुश्मन मायावती है, तुम्हारी दुश्मन जो है अखिलेश यादव है, तुम्हारी दुश्मन कांग्रेस है, वो चाहती है कि तुम लोकतंत्र का हिस्सेदार न बनो और तुम उनके पूंछ बनकर रहो, गुलाम बनकर रहो, तुम उनकी जूतियां उठाओ, उनकी दरिया बिछाओ, यही काम पर लगे रहो, उनको अवतार में बुलाओ। ये सब बदमाशियां हैं, इनको समझो। इनको नहीं समझोगे तो बर्बाद हो जाओगे। हिस्सेदारी किसे कहते हैं? आज अपना दिल सख्त कर लीजिए, अपना दिल कड़ा कर लीजिए। अगर बंगाल के लोग ये साबित कर देते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी तरह से वहां जीत हासिल कर सकती है तो इनका बाप भी, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इनका बाप भी तुम्हें हिस्सेदारी देगा। कैसे देगा? यही जिनको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो उससे पहले मायावती को, अखिलेश यादव को, या जिसको चुनाव जीतना है उसको बंटवारा करना पड़ेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बंटवारा करना पड़ेगा, तुम्हारा हक, लोकतांत्रिक हक देना पड़ेगा। अगर तुम्हारी अपनी चुनिंदा पार्टी जिसकी कमान तुम्हारे हाथों में हो, अगर ऐसी पार्टी जीत कर आती है तो वो जब जितने मंत्रालय अगर उसके हाथ में आएंगे वो मंत्रालय इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। वो बाध्य नहीं होंगे कि मुख्यमंत्री की व्हिप जारी की जाएगी या उसको पार्टी में बने रहने की धमकी दी जाएगी, बल्कि धमकी उनकी होगी कि बकवास करोगे तो पार्टी, अभी सरकार गिरा दी जाएगी। वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। वो आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत आपकी साझेदारी की होगी। ये बात समझने की है। अगर ये नहीं समझोगे तो तुम बर्बाद होने से बच नहीं सकते। मुंह बंद करिए ऐसे लोगों का जो ये तुमको लोकतांत्रिक हिस्सेदारी करने से मना कर रहे हैं। वो तुम्हारे दुश्मन है, दोस्त नहीं हो सकते। एक बात समझ लीजिएगा, जब तक तुम किसी पर प्रेशर नहीं डालोगे तुमको साझेदारी नहीं मिलेगी। मैं यकीन से कहता हूं कि अगर आप यूपी में चुनाव लड़ते हैं या आप जो है बंगाल में ही अच्छी कारकर्दगी कर सकते हैं, बिहार में कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से समझौता करे बगैर, सीट का बंटवारा किए बगैर, मंत्रालयों का बंटवारा करे बगैर अब कोई बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी तरह फिर कलकत्ता की हालत होगी, उसी तरह फिर अगर यूपी में भी कर दिया तो पूरे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तुम्हारी हिस्सेदारी तुमको मिल जाएगी। और अगर तुम अभी डर गए कि तुम्हारा कोई हालत नहीं, अरे इस देश में बीजेपी राज कर रही है, आरएसएस राज कर रहा है, योगी राज कर रहे हैं, सभी राज कर रहे हैं। जिसका डर था वो हो चुका है, वो होता चला आ रहा है, वो रिपीट हो गया है। इससे ज्यादा क्या होगा? जो हो चुका है, रिपीट हो चुका है, उससे ज्यादा क्या होगा? बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग
होश में आइए, अकल से काम लीजिए। ये गद्दार हैं तुम्हारे जो कहते हैं अगर मेरा कोई फायदा कर रहा हो, एक तरफ मुझे दोस्त बनाकर मेरा कपड़े उतरवा ले, मेरे जूते छीन ले, मुझे नंगा करके भेज दे और वो कहे कि मेरा दोस्त है। एक वो दुश्मन जो मेरे सामने खड़ा है, जिस दुश्मन की ताकत की वजह से मैं ताकतवर हो जाऊं कि वो ताकत उसके पास है, तो मेरे पास भी ताकत होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इससे मुकाबला करना है। तो मेरे लिए वो दुश्मन ज्यादा बेहतर है उस दोस्त से जो अपनी गोद में बिठाकर मुझे नंगा कर दे। याद रखना ये बात, बहुत आसानी से समझा रहा हूं। जितने तुम्हारे सवाल है मेरे यूट्यूब और मेरे फेसबुक पर पेज पर करिए, सबके जवाब अगले प्रोग्राम में दूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।